Okay, fine. We are talking about modulus of elasticity. कितने टाइप के होते हैं modulus of elasticity? We talked about Young's modulus, right? Young's modulus. We have talked about shear modulus. Young's modulus कौन सा होता है? रॉड के केसेस में longitudinal stress by longitudinal strain, right? Come on, इधर. Next क्या था? shear modulus. शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन. शेयर स्ट्रेन, ये वाला शेयर स्ट्रेन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. लास्ट में क्या आता है? बल्क मॉडुलस. ये भी नॉर्मल है, राइट. बल्क मॉडुलस कहानी क्या था कि किसी इमेजिन करो किसी लिक्विड के अंदर तुमने किसी बलून को अंदर डाल दिया, तो उसके सरफेस पे हर जगह पर जो फोर्स लगेगा, जो प्रेशर लगेगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, व्हिच मीन्स व्हाट विल हैपन, द शेप विल नॉट चेंज बिकॉज चारों तरफ से चारों तरफ से फोर्स जो लग रहा है वो सेम लग रहा है, तो वो सिकुड़ जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होगा. क्या तुम मुझे ये कह सकते हो कि कौन से केस में शेप बदलता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता लेकिन? यस, व्हेन यू अप्लाई शेयर फोर्स. शेयर फोर्स रबर वाला केस याद है? रबर क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है, उसका शेप बिगड़ जाता है लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता. ये ठीक उल्टा है, शेप बिगड़ता नहीं लेकिन इसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है. इज दैट क्लियर? वहाँ पर हम शेप के डिफॉर्मेशन को मेजर करते हैं, यहाँ पर हम वॉल्यूम के चेंज को हम मेजर करते हैं, राइट. सो बल्क मॉडुलस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पहली बात तो है बल्क मॉडुलस का जो सिंबल है वो बी है, ठीक है. बल्क मॉडुलस का सिंबल क्या है? बी है. इज दैट क्लियर? एंड हाउ शैल वी डिफाइन दिस? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. डिड आई यूज दिस वर्ड बिफोर? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो बी की जगह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स बाय एरिया. स्ट्रेन की जगह डेल वी बाई वे लिखते हैं. इज दैट क्लियर? लेकिन ना ये जो फोर्स बाय एरिया है इसके आगे हम एक माइनस साइन देते हैं. माइनस बताऊंगा किस लिए, ठीक है. फोर्स बाय एरिया इज नथिंग बट चेंज इन प्रेशर, राइट. तो फोर्स बाय एरिया को इन केस ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल पी डिवाइडेड बाय डेल वी बाई वी. तो बल्क मॉडुलस को हम कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस डेल पी डिवाइडेड बाई डेल वी बाई वी. बिकॉज एक बात को समझो, तो मुझे ये बोल सकते हो सर आपने एफ बाई ए लिखा फिर आपने डेल पी लिख दिया, चेंज लिख दिया. चेंज क्यों लिखा? खुद सोच के देखो कि अगर किसी बॉडी का वॉल्यूम बदल जाता है उसका प्रेशर भी तो चेंज होता है ना. सो अगर तुमने नीचे डेल वी लिखा है तो उसका प्रेशर भी चेंज हुआ होगा, उसको अपने ऊपर डेल पी लिख कर रखा है. बिकॉज जब वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, प्रेशर बदल जाएगा. इज दैट क्लियर? अच्छा, कैन नाउ एनीवन एक्सप्लेन मी कि हमने बल्क मॉडुलस के एक्सप्रेशन में माइनस साइन क्यों दिया है? वो तो डेल वी का साइन खुद नेगेटिव आ जाएगा. जब डेल वी में वैल्यूज पुट करूंगा तो डेल वी का साइन खुद नेगेटिव आ जाएगा. देखो मैं बताता हूँ, ऐसा है, मैंने तुमको पहले भी बताया था, किसी ने मुझे पहले पूछा भी था, सर आपने डेल एल के जगह लेंथ घटा तो आपने डेल एल के आगे माइनस साइन क्यों पुट नहीं किया? किसी ने पूछा था ना मेरे को जब मैं ये डिस्कस कर रहा था. नमन ने पूछा था जितना मुझे याद है, राइट. तो अब मैंने कहा था कि हम ये बाय कन्वेंशन क्या करते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव रखते हैं. क्या रखते हैं? पॉजिटिव रखते हैं. ये समझ लो इस बात को कि हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के एक्सप्रेशन को हम हमेशा पॉजिटिव रखने का कोशिश करेंगे, राइट. अभी अगर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो दो केसेस हो सकता है. हमेशा वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, कभी कभी वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा. अरे किसी चीज़ को स्क्वीज कर दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो डेल पी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव, करेक्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट द केस वेयर द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड. डेल पी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव, बिकॉज प्रेशर बढ़ गया. व्हाट विल हैपन टू वॉल्यूम? वॉल्यूम इज डिक्रीज. टू डेल वी का साइन क्या होगा? नेगेटिव. तो इस क्वांटिटी को अगर मुझे पॉजिटिव बना के रखना है तो मुझे और एक नेगेटिव दे के रखना पड़ेगा जो कि डेल वी से जो नेगेटिव आएगा उसको नलीफाई कर देगा. इज दैट क्लियर? इससे बी का साइन पॉजिटिव रह जाएगा. अगर उल्टा हुआ तो, अगर बॉडी एक्सपांड कर गया तो तब तो डेल वी का साइन पॉजिटिव होगा. बॉडी अगर एक्सपांड करेगा तो फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो इनिशियल वॉल्यूम से क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम से ज़्यादा होगा. तो डेल वी का साइन क्या होगा? पॉजिटिव. लेकिन डेल पी का साइन नेगेटिव होगा बिकॉज वॉल्यूम अगर एक्सपांड कर जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा. तो डेल पी का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो डेल पी के नेगेटिविटी को नलीफाई करने के लिए और एक नेगेटिव पहले से हमने लगा के रखा है. तो दोनों केस में माइनस लगाना पड़ेगा तुमको, ताकि बी का साइन हमेशा क्या है? पॉजिटिव है. इसलिए मैंने उस वक्त कहा था कि डेल एल का साइन पुट करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस, बिकॉज हम हमेशा वैल्यू को क्या रखते हैं? पॉजिटिव रखते हैं. क्वेश्चन में नीचे लिखा रखते हैं ना, गिवन वाई इक्वल टू, गिवन बी इक्वल टू. नेगेटिव में कभी दिया हुआ नहीं रहेगा, हमेशा किस में दिया हुआ रहेगा?
पॉजिटिव में। इज दैट क्लियर? यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉपरली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों ऐसा दिया गया, ठीक है, वेरी सिंपल। अच्छा ओके, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन बल्क मॉडुलस। एक रेसिप्रोकल टर्म भी है, मैं तुमको ये समझा देता हूँ। मैंने तुमको ये भी समझा था ना कि ये बल्क मॉडुलस हो या यंग्स मॉडुलस हो या शेयर मॉडुलस हो, ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसका वैल्यू जितना ज़्यादा दिख रहा है तुमको, तो तुमको ये आइडिया होना चाहिए कि इस चीज़ को डिफॉर्म करना उतना ही मुश्किल होगा। इज दैट क्लियर? तो अभी अगर हम बल्क मॉडुलस के बारे में बात करते हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स जिनके पास वॉल्यूम है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों के पास वॉल्यूम है। इज दैट क्लियर? और मैंने ये कहा था कि जिसका शेप बिगाड़ना, जिसका वॉल्यूम चेंज करना मुश्किल होगा, जिसका लेंथ चेंज करना ज़्यादा मुश्किल होगा, उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अभी अगर मुझे सॉलिड का बल्क मॉडुलस, लिक्विड का बल्क मॉडुलस एंड गैसेस के बल्क मॉडुलस के बीच ग्रेटर देन स्मॉलर देन साइन लगाना है, तो सबसे डिफिकल्ट किस वॉल्यूमेट्रिक बॉडी का शेप चेंज करना होगा, सॉलिड्स का। तो सॉलिड्स का बल्क मॉडुलस सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी में लिक्विड आएगा, लिक्विड के बाद लास्ट में क्या आएगा, गैस का आएगा। तो हमेशा ये बात याद रखना कि बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज मोर देन बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज मोर देन बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको फील्ड से याद रख सकते हैं, जो कल मैंने तुमको सिखाया था। इज दैट क्लियर? जितना मुश्किल इसका शेप बदलना होगा उतना ज़्यादा उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। इज दैट क्लियर? तो ये है। और बल्क मॉडुलस का एक इन्वर्स भी है जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट व्हाट, इन्वर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस तुमको ये बताता है कि किसी चीज़ को कंप्रेस करना या एक्सपांड करना कितना मुश्किल है। कंप्रेसिबिलिटी ठीक उसका उल्टा बताता है। कंप्रेसिबिलिटी तुमको ये बताएगा कि किसी चीज़ को कंप्रेस करना या कॉरस्पॉन्डिंगली उसको एक्सपांड करना कितना आसान है, बिकॉज देर इन्वर्सली रिलेटेड ना। बी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो सी का वैल्यू क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। नहीं तो सिंपली याद रखो, इट इज जस्ट द रिवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है ना, इसलिए मैं बता के रख रहा हूँ। फाइन, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? इसमें नया कुछ है ही नहीं, सब पुराना चीज़ें फिर से रिपीट किया हूँ, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वाटर नियर द बॉटम ऑफ ओशन वेयर द प्रेशर इज अबाउट 500 atm। इज दैट क्लियर? बिकॉज हमको पता है कि ओशन के सरफेस पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो 1 atm होता है। इमेजिन हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये अगर ओशन है तो यहाँ पर अगर प्रेशर चेक करोगे, प्रेशर एट द सरफेस ये कितना होता है, 1 atm। अभी अगर तुम नीचे चले जाओगे और यहाँ पर प्रेशर चेक करोगे, डेफिनेटली प्रेशर तो बढ़ जाता है। ये तो छोटे में तुमने पढ़ा है कि लिक्विड के अंदर जितना हम जाएंगे तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। रो जी एच सुना है ये सब? रो जी एच नहीं सुना? अच्छा, इतना सुना होगा ना, प्रेशर बढ़ जाता है नीचे जाने से। तो यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500 atm। खुद बताओ, प्रेशर बढ़ जाएगा, सो व्हाट विल हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। बिकॉज प्रेशर ज़्यादा है तो क्या करेगा, प्रेशर बढ़ जाने से एक्चुअली क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स एंड द एटम्स दे आर गोइंग टू कम क्लोजर टू ईच अदर। तो पहले सारे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था, जब प्रेशर बढ़ा दोगे उतना ही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अभी घट जाएगा, बिकॉज दे विल बी पुश्ड क्लोजर टू ईच अदर, दे विल बी क्राउडेड टुगेदर। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर बोला कि यहाँ पर सरफेस का जो डेंसिटी है, कितना डेंसिटी है, 1025 kg पर मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये पूछा गया कि अगर प्रेशर 1 atm से 500 atm हो गया तो बॉटम ऑफ द सरफेस में, ओशन के बॉटम में डेंसिटी ऑफ पानी कितना हो। यहाँ पर डेंसिटी पूछा गया, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ वाटर नियर द बॉटम ऑफ ओशन। इज दैट क्लियर? आयुष पॉज करो, इसको ट्राई करो। भैया जी, वो गाना सुना बेटा जी, लूडो में जो था। ठीक है, चलो चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ देखो, इस क्वेश्चन को करने का छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको। देखो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1025 kg पर मीटर क्यूब। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि अगर यहाँ पर मैं 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम इमेजिन करूँगा, इसका मास कितना है, 1025 kg। इसके अंदर कितना मास घुसा हुआ है, 1025 kg। अरे बोलो तो सही, दैट मीन्स 1025 kg का अभी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब। बात समझ में आया? अभी यहाँ पर अंदर अगर मैं फिर से एक 1025 kg
वाले वॉल्यूम को देखूंगा, नीचे 1025 kg का वॉल्यूम 1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस डेल वी हो जाएगा, बिकॉज नीचे जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घट जाएगा। पहले 1025 kg को 1 मीटर क्यूब चाहिए था, 1 मीटर क्यूब का घर चाहिए था, एंड हेंस बिकॉज नीचे भी प्रेशर बढ़ चुका है, वही 1025 kg ऑफ मास विल नाउ ऑक्यूपाई ए लेसर वॉल्यूम, राइट। ऊपर पहले उसका वॉल्यूम कितना था 1 मीटर क्यूब, जब हम उसी चीज़ को नीचे लेके चले गए 1025 kg का, उसका घर का साइज छोटा हो गया, पहले 1 था अभी कितना सा छोटा हो गया, डेल वी अमाउंट से छोटा हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पर इस कहानी में ध्यान देना, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हम अपने ओरिजिनल वॉल्यूम को 1 मीटर क्यूब मानेंगे और 1 मीटर क्यूब में चेंज कितना है उसको डेल वी मानेंगे। अगर हम किसी तरीके से डेल वी निकाल लेंगे ना तो हमको डेंसिटी, नया वाला डेंसिटी पता चल जाएगा। नहीं आया समझ में? कम ऑन यार, अगर मैं किसी तरीके से डेल वी निकाल लूँ, डेल वी क्या है, डेल वी इज अ चेंज इन वॉल्यूम, याद रखना, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम में कितना चेंज है, डेल वी आया, बट यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन में हमने अपने ओरिजिनल वॉल्यूम को ही 1 मीटर क्यूब मान लिया, तो इस 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना चेंज आया, डेल वी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अभी नीचे अगर तुमको डेंसिटी पूछे तो इस घर का वॉल्यूम कितना है 1 माइनस डेल वी, और इस घर में मास कितना रहता है 1025, तो यहाँ से तुम डेंसिटी निकाल सकते हो, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा 1 माइनस डेल वी, वो होगा नया डेंसिटी। डेल वी निकाल सकते हैं ना आराम से, कैसे, फ्रॉम द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो B इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन प्रेशर, जिसको हम 499 180 इज इक्वल टू व्हाट, 10⁵ पास्कल। अरे कुछ तो बोलो। हमने 499 क्यों लिखा, बिकॉज ऊपर चेंज इन प्रेशर होता है, प्रेशर नहीं होता। तो प्रेशर बदला कितना, पहले 1 atm था, नीचे चले गए तो 500 atm हो गया, तो चेंज कितना हुआ 500 माइनस 1 दैट इज 499। तो माइनस तो पहले से रहेगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम हमने क्या लिख दिया 1 मीटर क्यूब, बी का वैल्यू कितना है 2 × 10⁹ इज दैट क्लियर। तो यहाँ से जो डेल वी का वैल्यू निकलेगा, जो भी निकलेगा वो माइनस में निकलेगा। माइनस तुमको क्या बताएगा कि वॉल्यूम चेंज नेगेटिव है, मतलब वॉल्यूम घटा है, निकल जाएगा ना यहाँ से। तो डेल वी का वैल्यू पता चल जाएगा, यहाँ पर डेल वी का वैल्यू निकलता है -0.025 मीटर क्यूब, -0.025 मीटर क्यूब। बोलो समझ में आया नहीं आया? सो इस जगह का नया डेंसिटी क्या होगा, रो डैश। क्या होगा बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। देखो इसमें ट्रिक यही है, हमने मास को वही रखा, पहले भी 1025 था, अभी भी 1025 का घर का स्पेस छोटा हो चुका है। इज दैट क्लियर? तो अभी हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेंसिटी की जगह मास हो गया 1025 kg, एंड वॉल्यूम की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 माइनस डेल वी, दैट इज 1 माइनस 0.025 मीटर क्यूब। इज दैट क्लियर? यहाँ से तुमको आ जाएगा समथिंग kg पर मीटर क्यूब आएगा ना, यहाँ से सॉल्व करने के बाद वो होगा तुम्हारा नया डेंसिटी, और वो डेफिनेटली इससे ज़्यादा होगा बिकॉज नीचे का वॉल्यूम 1 से कम हो गया। दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड, द वॉल्यूम टू डिक्रीज, द डेंसिटी टू इंक्रीज। इज दैट क्लियर? पक्का? देखो एक्चुअली ये तो यहाँ का पार्ट नहीं है, लेकिन ये नहीं समझाऊंगा तो तुमको आगे का कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। एक्चुअली ये NLM का पार्ट है। तो एक बार विल जस्ट रिविजिट द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स? यहाँ पर 2 स्प्रिंग एक ही ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। इज दैट क्लियर? हमने ब्लॉक को पकड़ के +x की तरफ x डिस्टेंस मूव करवा दिया। इज दैट क्लियर? तो अभी ब्लॉक यहाँ पहुँच गया, कितना डिस्टेंस आगे जा चुका है, x डिस्टेंस। तो पहला वाला स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हो गया, x डिस्टेंस। तो दूसरा वाला स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हो गया, x डिस्टेंस। तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा K1x, यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा होगा K2x। इज दैट क्लियर? ये हो गया इसका पिक्चर, बहुत ही सिंपल सा पिक्चर। अभी अगर मैं तुमको ये कहूँ कि अगर मुझे यही चीज़ अभी जो भी हुआ है, हमने 2 स्प्रिंग लगा के किया, अगर 2 स्प्रिंग की जगह सिर्फ एक ही स्प्रिंग यूज़ करो, बात समझ में आया? अगर मैंने सिर्फ एक ही स्प्रिंग यूज़ किया, ब्लॉक को फिर से हम x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेंगे, और वो एक स्प्रिंग इस वक्त ब्लॉक पे जितना फोर्स लग रहा है वो सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक पे x डिस्टेंस डिस्प्लेस करने के बाद उतना ही फोर्स लगाएगा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा ये बताओ। इक्विवेलेंट, जैसे 3 रेजिस्टर होता था,
हमको उसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते थे आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे के इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आता है ना कि दोनों स्प्रिंग मिला के ब्लॉक को अगर एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ा जाओगे तो दोनों स्प्रिंग मिला के जितना फोर्स लगाएगा, यही काम किसी एक स्प्रिंग को करना है तो उसका के का वैल्यू कितना होगा, के इक्विवेलेंट, राइट। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो। तो ये हमारे पास, ध्यान से देखना, एक ही स्प्रिंग है, इसका के का वैल्यू हमने क्या दे दिया, के इक्विवेलेंट। ओए, इसका वैल्यू हमने क्या दे दिया, के इक्विवेलेंट। इसको हमने शिफ्ट करके यहाँ ला दिया एक्स डिस्टेंस, इसको भी एक्स डिस्टेंस शिफ्ट किया, और इसमें अभी फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज के इक्विवेलेंट इनटू एक्स। इज दैट क्लियर? और ये जो है इसी फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अभी जितना फोर्स लग रहा है ये अकेले इस ब्लॉक पे उनके जैसा ही फोर्स लगा देगा। तो हम क्या लिखेंगे, के इक्विवेलेंट इनटू एक्स विल बी इक्वल टू k1x प्लस k2x। इज दैट क्लियर? तो यहां से के इक्विवेलेंट के जगह हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज k1 प्लस k2। किसी को कोई डाउट? बोलो रे, पक्का? ओके। सो इस तरीके से हम दो स्प्रिंग्स को एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ध्यान देना, नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू हैव अ केस लाइक दिस। ध्यान देना ना, ये थोड़ा तुमको अच्छे से समझना है। Is that clear? ध्यान दो, ध्यान दो। There are two springs now. Is that clear? And they are connected one to the other, one after the another, and then to the block. इसका वैल्यू हमने क्या दे दिया, K1। इसका वैल्यू हमने क्या दे दिया, K2। Is that clear? Okay. फिर हमने क्या किया, इस ब्लॉक को आगे x डिस्टेंस मूव करवाया। कितना डिस्टेंस मूव करवाया, x डिस्टेंस आगे मूव करवाया। Is that clear? कुछ फोर्स लगेगा लरस से, वो फोर्स कितना लग रहा है, F लिख दिया। पहले हम K1 K2 लिख पा रहे थे, इस बार नहीं लिख पा रहे ना, हमको पता नहीं कितना लग रहा है, हमने कितना मान लिया, F। और तुमको पता है कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ, मैं इन दोनों स्प्रिंग्स को रिप्लेस करना चाहूँगा एक ही स्प्रिंग से, ब्लॉक को उतना ही डिस्प्लेस कराऊंगा, और वो एक स्प्रिंग उस ब्लॉक पे F ही फोर्स लगाएगा, तो उसका के इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। सो द इक्विवेलेंट कंडीशन इज, एक ही स्प्रिंग, ये हो गया हमारा ब्लॉक, इसको फिर से हमने x डिस्टेंस मूव कराया, ये यहाँ पर आ गया, इस पे भी कितना फोर्स लग रहा है, F, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू हमने क्या लिख के रखा, के इक्विवेलेंट। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ लेट अस गो एंड सी द फर्स्ट सिचुएशन। कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका जवाब देना। देखो, मुझे पता है कि ब्लॉक को हमने x डिस्टेंस आगे मूव कराया। जब ब्लॉक x डिस्टेंस आगे मूव किया होगा तो पहला वाला स्प्रिंग भी एक्सटेंड हुआ होगा, दूसरा वाला स्प्रिंग भी एक्सटेंड हुआ होगा, और दोनों का एक्सटेंशन मिला के x हुआ होगा। वेरी सिंपल। सेकेंड सिंपल थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों स्प्रिंग में, पहला और दूसरे में, एक्सटेंशन सेम नहीं होगा, बिकॉज K1 K2 दोनों का वैल्यू अलग अलग है। और K का फील कैसे दिया था, दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स द टाइटनेस ऑफ द स्प्रिंग। ऑब्वियसली दोनों का टाइटनेस अलग अलग है, तो दोनों का एक्सटेंशन भी अलग अलग होगा। सो व्हाट वी से नाउ इज दैट, चलो ये वाला जो है इट इज एक्सटेंडेड बाय डिस्टेंस ऑफ x1, एंड ये वाला जो है लेट अस से इट इज एक्सटेंडेड बाय डिस्टेंस ऑफ x2। दैट मीन्स x1 प्लस x2 जोड़ के x बना होगा। सो दिस इज x1 प्लस x2 जोड़ के क्या बना होगा, x। ये वाला x और ये वाला x तो एक ही है। डू यू एग्री विद दिस? अच्छा, तो यहाँ पर मैं f का वैल्यू लेकिन लिख सकता हूँ, f कैन बी रिटन एज व्हाट, ये तो बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, f इक्वल टू के इक्विवेलेंट इनटू x। तो x के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, f बाई के इक्विवेलेंट। सर आप ऐसा क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मुझे चाहिए होगा, मुझे पता है, इसलिए लिख के रख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ सुनो, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि अगर तुम्हारा रस्सी मासलेस होता है तो रस्सी की हर जगह पर फोर्स का वैल्यू क्या होता है, सेम। सिमिलरली अगर स्प्रिंग मासलेस होता है तो स्प्रिंग का हर एक पॉइंट में फोर्स का वैल्यू क्या होगा, सेम। तो स्प्रिंग अगर इस ब्लॉक पे F लगा रहा है, स्प्रिंग ही लगा रहा है ना ब्लॉक पे, ये F कौन लगा रहा है, ब्लॉक पे लग रहा है। किसने लगाया, स्प्रिंग ने लगाया। तो इस स्प्रिंग में भी कितना फोर्स डेवलप हुआ होगा, F।
इसके अंदर भी फोर्स कितना होगा, F ही होगा। जैसे कि रस्सी मासलेस होने से रस्सी की हर जगह पर टेंशन का वैल्यू क्या होता है, सेम। स्प्रिंग मासलेस है तो स्प्रिंग अगर F लगा रहा है तो स्प्रिंग के हर एक सेगमेंट में अगर तुम फोर्स कैलकुलेट करोगे कितना निकलेगा, F ही निकलेगा। इज दैट क्लियर? ओके, पक्का? नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? इस स्प्रिंग का F फोर्स लग रहा है F by k1। व्हाट अबाउट x2? F by k2। इज दैट क्लियर? हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर पुट करेंगे हम x1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, F by k1। इसमें हम क्या पुट करेंगे, F by k2। और x की जगह हम क्या पुट करेंगे, F by k इक्वलेंट। सो 1 by k इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 by k1 प्लस 1 by k2। सो यहाँ पर k इक्वलेंट की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, k1 इंटू k2 डिवाइडेड बाई व्हाट, k1 प्लस k2। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? पहले क्या था ये तो बोला भी नहीं, क्या नहीं क्या। अच्छा ये क्लियर है ना? पक्का? पॉज करना।